गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएस प्लान बाय नवनीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 15 अक्टूबर और मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू की है। यानी कि वाटर टेस्टिंग लैब है कैसी, वो मोबाइल मूवेबल है यानी कि चलने फिरने वाली है। तो इसका आंसर हुआ हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने पानी की शुद्धता जांचने के लिए एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू की है, जो जगह जगह जाकर पानी की शुद्धता को चेक करेगी। क्योंकि जो हर घर जल अभियान शुरू किया गया है, उसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण और हरियाणा के जो सीएम हैं उनका नाम है जगदीश खट्टर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी सीआरआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो पहला तो भारत रहा है 129वें नंबर पर। ये सीआरआई इंडेक्स है क्या? इसकी फुल फॉर्म है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, ठीक है ना। यानी कि जो असमानता है उसको घटाने के लिए जो भरोसा जताया जाता है। तो इस रैंकिंग में हमारा भारत पाया है 129वें नंबर पर। इसमें अगर सबसे टॉप पर देखा जाए, रैंकिंग सबसे अच्छी है वो है हमारी नॉर्वे पहला, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आया है वो है दक्षिणी सूडान। उसके बाद हम ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात करें तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नैरोबी में, और नैरोबी हमारे केन्या की कैपिटल है। और इसका मेन पर्पज है जो हमारा ग्लोबल गरीबी है ग्लोबल लेवल पर यानी कि वैश्विक लेवल पर, तो उस गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास करता है हमारा ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ठीक ना। और हाल ही में इसके जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका नाम है विनी ब्यानीमा। विनी ब्यानीमा ये इसके हैं डायरेक्टर ऑक्सफैम इंटरनेशनल के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये राज्य बना है हमारा केरल। केरल ने अपने पूरे राज्य में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बना दिए हैं, और इसकी शुरुआत केरल ने 5 जुलाई 2019 को शुरू की थी, और अब तक इसने अपने पूरे स्टेट में डिजिटल क्लासरूम बना दिए हैं। केरल की बात चल रही है तो केरल को हम डिटेल से देखते हैं। तो केरल राज्य हमारा मैप में लगा हुआ, और ये भारत के दक्षिणी तट पर, ये इंडिया के मैप में केरल, ये अलग से पॉलिटिकली केरल। केरल की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1956 को हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो केरल भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर 14 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत की जनसंख्या की 2.76% जनसंख्या यहाँ रहती है, और इस आधार पर यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात चली है तो यहाँ पर जनघनत्व कितना है, तो 860। यहाँ पर साक्षरता कितनी है, यहाँ पर साक्षरता कितनी है, तो काफी ज्यादा 96.2%। और यहाँ पर लिंगानुपात कितना है, तो 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाएं हैं 1084। यहाँ की कैपिटल की बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम, कुछ भी बोला जा सकता है। यहाँ की हमारी आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो आधिकारिक भाषा यहाँ पर मलयालम, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ की विधानसभा की विधानमंडल की बात की जाए तो यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय, यानी कि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, और विधानसभा में यहाँ की कहना जो हमारी सीटें हैं वो 140 सीटें हैं। लोकसभा के लिए यहाँ पर 20 सीटें हैं, और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 9 सीटें हैं, ठीक है ना। सॉरी, विधानसभा के लिए 141 सीटें हैं। विधानसभा के लिए 141 सीटें, लोकसभा के लिए 20 और राज्यसभा के लिए 9। यहाँ के गवर्नर सीएम की बात की जाए तो ये यहाँ के केरला के गवर्नर हैं, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये यहाँ के सीएम हैं और इनका नाम है पिनाराई विजयन। यहाँ के राजकीय चिन्हों की बात की जाए तो ये कहना चाहिए हमारा भारतीय हाथी, इंडियन एलिफेंट यहाँ का राजकीय पशु है। ये जो मैप में हमारा लगा हुआ, ठीक है ना। हमारे यहाँ के पक्षी की बात की जाए तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का राजकीय पक्षी भी है। इसको धनेश पक्षी बोला जाता है हिंदी में। यहाँ के अगर राजकीय पेड़ की बात की जाए तो कोकोनट ट्री यहाँ का राजकीय पेड़ है, यानी कि नारियल का पेड़। और यहाँ के राजकीय पुष्प की बात की जाए
तो राजकीय पुष्प है यहाँ का कनिकोना, इसको हिंदी में भी बोल देते हैं कनिकोना। और यहाँ की अगर राजकीय तितली की बात की जाए तो ये राजकीय तितली की इमेज लगी हुई, और इसका नाम है पपलियाओ बुद्धा। क्या नाम है? पपलियाओ बुद्धा। यहाँ की राजकीय हमारी तितली है। आगे यहाँ के त्योहार मेले की बात डिस्कस करें तो यहाँ के जो प्रमुख मेला और त्योहार हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओणम। ओणम जो मनाया जाता है बहुत पूछा जाता है, तो ओणम ही यहाँ का एक तरीके से राज्योत्सव है। इसके अलावा यहाँ पर बिशु महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर नवरात्रि भी अच्छे से मनाई जाती है, और यहाँ पर तिरुवातिरा का मेला भी मनाया जाता है। आगे यहाँ के हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में यहाँ पर स्पेशली ढेर सारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तो यानी कि ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। तो इसी ग्रीनरी की वजह से यहाँ पर लगभग हर क्षेत्र में पर्यटन डेवलप है। यहाँ के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य देखे जाएं तो यहाँ का पहला हमारा नेशनल पार्क इर्राविकुलम नेशनल पार्क, ये नीलगाय के लिए स्पेशली पॉपुलर है हमारा। दूसरा बहुत ज्यादा पूछा जाता है इडुक्की नेशनल पार्क। तीसरा बहुत ये भी पूछा जाता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर? तो याद रखना केरल में, या साइलेंट वैली पूछा था कहां है तो केरल में। और चौथा हमारा पेरियार नेशनल पार्क, ये भी कहां है तो ये भी हमारा है केरल में। इसके बाद हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो हमारा वायनाड वन्य जीव अभयारण्य केरल में, कुमुस्कम पक्षी अभयारण्य कहां पर तो केरल में, आरलम वन्य जीव अभयारण्य केरल में, चिमिन्नी वन्य जीव अभयारण्य केरल में, चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य केरल में, तोलू पेट्टी वन्य जीव अभयारण्य केरल में, और पेपारा वन्य जीव अभयारण्य केरल में। यहाँ के एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ के एग्रीकल्चर में 97% कहना चाहिए जो वर्तमान उत्पादन होता है वो होता है हमारा ब्लैक पेपर का। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पूरे भारत का 97% ब्लैक पेपर यहीं पर पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर नारियल पैदा होता है, चाय पैदा होता है, कॉफी पैदा होती है। अगर हम उत्तर भारत की तरीके से कोई फसल पूछी जाए जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल में क्या पैदा होता है, हमें एक ऑप्शन मारना हो तो मार के आएंगे चावल। याद रखना चावल, पहले बहुत चावल पैदा होता था केरला में, लेकिन डिफरेंट कारण, क्लाइमेट चेंज वगैरह और भी कारण, इस वजह से यहाँ पर चावल अब उगाया जाता है कम। लेकिन अगर हमारे सामने मजबूरी हो कि हमें एक ऑप्शन खाद्यान्न फसलों में मारना है तो मार के आएंगे चावल। यहाँ की रिवर्स की बात की जाए, नदियों की बात की जाए तो यहाँ की ज्यादातर नदियां पश्चिमी तट की ओर बहती हैं, जिसमें पेरियार है, हमारी नेत्रावती है, पंबा है, भरतपुझा है, ठीक है ना, प्रतीची नदी है जो पश्चिमी घाट की ओर बहती है, और कुट्टियाट्टम नदी है। कुछ पूर्व की ओर नदियां भी बहती हैं हमारी, जैसे कि एक नदी है कबिनी नदी है, एक नदी है हमारी भवानी पुसा नदी है, भवानी पुसा, ठीक है ना। ये दोनों नदियां हमारी पूरब की ओर बहती हैं। यहाँ के नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पे कथकली नृत्य है, मोहिनी अट्टम, ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रख लेना, कथकली और मोहिनी अट्टम। इसके अलावा यहाँ पर थुल्लाल नृत्य भी चलता है, और यहाँ पर कृष्णा नाट्यम भी चलता है, कृष्णा नाट्यम, ठीक है ना। और जनजातियां इसकी इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट जनजातियों में यहाँ पर पानियान है और एक जनजाति है चेचू, ठीक है ना। इसी दोनों में से ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये हमारे केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल नॉन वायोलेंट फिल्म समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। सर हमारा क्वेश्चन नॉन वायोलेंट यानी कि जो हिंसक नहीं है, और इसमें अवार्ड मिला है हमारा निक्की नेगी को। ये फिल्म समारोह हमारा 2020 का कनाडा में हुआ, ठीक है ना। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? निक्की नेगी। निक्की नेगी ने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था, उसमें उन्होंने एक अंधी लड़की का रोल प्ले किया था, तो इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। कनाडा की बात की जाए, कनाडा में क्योंकि अवार्ड आयोजित हुए तो कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। कनाडा हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कनाडा में के अगर हम शासक की बात की जाए तो यहाँ के जो शासक हैं इस टाइम पर वो हमारे एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है ना। क्योंकि कनाडा में भी हमारा स्पेन की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि यहाँ पे राजा भी होता है। और यहाँ का जो पीएम है बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जस्टिन ट्रूडो, तो जस्टिन और ये ट्रूडो,
ये यहाँ के पीएम हैं और ये यहाँ के शासक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि डाक टिकट हुए, ठीक है ना, या डाक इतिहास हुआ, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है, उनको अध्ययन करने के लिए इसका प्रेरित किया जाता है। तो इसी उद्देश्य से हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है डाक टिकट संग्रहण दिवस। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा के विकास के लिए केंद्र के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हमारे बैंक ने किए हैं, एडीबी बैंक, ठीक है ना। एडीबी बैंक ने दोनों राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बुनियादी ढांचा होता है, रोड, लाइट, पानी, इन सब के विकास के लिए हमारी केंद्र सरकार के साथ 8180 करोड़ रुपए का किया है समझौता। एडीबी की बात की जाए तो एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? तो 19 दिसंबर 1966 को। और इसका हेड क्वार्टर कहां है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। और मनीला में भी पूछा जाए तो कहां पर है? तो मनीला में हमारा शहर पड़ेगा अंदर, मंडालुयोंग इस शहर में हमारा है, ठीक है ना। और फिलीपींस के हमारे शासक की बात की जाए, सॉरी, एडीबी के राजा कौन है, एडीबी के चेयरमैन कौन है हमारे? तो ये हमारे चेयरमैन हैं मात्सुगु अस्कावा। कौन है? मात्सुगु अस्कावा। ये हमारा एडीबी से जुड़ा हुआ चीज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर वाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये आत्मकथा का नाम है देह बचावा करड़ी। क्या नाम है? देह बचावा करड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस आत्मकथा का जो विमोचन हुआ अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और जो देह बचावा करड़ी शब्द है, इसका अर्थ होता है कि एक नेक काम के लिए यानी कि गुड पर्पज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देना, एक नेक काम के लिए सारा जीवन समर्पित कर देना, ठीक है। जो हमारे बाला साहब विखे पाटिल हैं, ये बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं और ये एमपी भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 85 में। कौन सा स्थान है? 85 में। क्या है इसका पूरा नाम? है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक ना। तो ये क्या करता है? ये दुनिया भर के पासपोर्ट्स का अध्ययन करता है और उनकी जो वीजा फ्री ट्रेवल एंट्री होती है उसके आधार पर उनको रैंकिंग देता है। यानी कि जिस पासपोर्ट के आधार पर ज्यादा देशों में वीजा फ्री हम जा सकते हैं उसकी रैंकिंग ऊपर, और जिनमें नहीं जा सकते तो उसकी रैंकिंग नीचे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के आधार पर भारत कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री पा सकता है, तो हमारा उसका आंसर क्या होगा? 58। भारत 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री पा सकता है और इस आधार पर इस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग कितनी है? 85। इसमें अगर टॉप पर देखा जाए तो टॉप पर हमारा रहा है जापान, ठीक है ना। और सबसे नीचे पूछा जाए तो सबसे नीचे रहा है हमारा अफगानिस्तान। समझ आ गया होगा, ठीक है ना। सब पे टॉप पर हमारा जापान और सबसे लोएस्ट पॉइंट पर रहा है इस इंडेक्स में अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस पक्षी ने 12,000 किलोमीटर का सफर बिना रुके 11 दिन में तय किया है? तो इस पक्षी का नाम है हमारा गॉडबिट। ये पक्षी की इमेज सामने लगी हुई, इस पक्षी ने हमारा अलास्का से लेकर न्यूजीलैंड, अलास्का से उड़ान भरी और न्यूजीलैंड तक का सफर इसने 12,000 किलोमीटर का बिना रुके तय किया है। और कितने दिन में? 11 दिन में। इस गॉडबिट को जो पूरा नाम इसका बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉर टेल्ड। मैं इधर लिख देता हूं, वॉर टेल्ड। यानी कि जो उसकी पूंछ है, टेल है, दिख रहा होगा, बहुत नुकीला है, यानी कि एक युद्धक विमान की तरह या लड़ाकू विमान की तरह होती है और यही इसे नुकीले पंख हवा में तेज उड़ने की क्षमता देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, या तो वॉर टेल्ड गॉडबिट आएगा या खाली हमारा गॉडबिट। और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके पीछे एक सैटेलाइट टैग लगा दिया जिससे इसके रास्ते को ट्रैक किया गया। और इसको ट्रैक करने के दौरान जो नाम दिया गया था वो गया था 4BBRW, 4BBRW, ये वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया। और देखा ये तकरीबन 88.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ रहा था, ठीक है ना। तो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी यहां पर बिना रुके हमारा रहा गॉडबिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हुआ है, वह किस नृत्य से संबंधित थी? तो एक कथकली नृत्य से संबंधित थी हमारी शोभना नायडू। ये इनकी इमेज लगी हुई शोभा नायडू की। 2001 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था, ठीक है ना। 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। ये इनसे जुड़ी हुई चीजें। दूसरा ऑप्शंस की बात की जाए तो कथकली हमारा नृत्य कहां पॉपुलर है? आंध्र प्रदेश में। याद रखना,
सॉरी, मैंने कथकली बोल दिया, सॉरी, कचिपुड़ी होगा, कचिपुड़ी, कचिपुड़ी, ठीक है ना। कचिपुड़ी के लिए जानी जाती हैं शोभा नायडू। तो कचिपुड़ी नृत्य कहाँ पॉपुलर है हमारा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। कथक पूछा जाए, कथक कहाँ पर है? तो कथक हमारा चलता है उत्तरी भारत में। कहां पर चलता है? उत्तरी भारत में, सबको पता होगा। इसके बाद कथकली की बात की जाए, कथकली कहां पॉपुलर है? तो जैसे मैंने अभी पढ़ाया कि यह हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम पूछा जाए कहां पर है? तो हमारा तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और कथक उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में स्टेट अगर टिक करना हो तो मार के आएंगे यूपी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने ग्रेट मालेक कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा मालदीव, ठीक है ना। भारत ने मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए दोनों के देशों के बीच में भी साइन किए गए हैं। और इसके तहत भारत ने 2900 करोड़ रुपए का ऋण दिया है किसको? मालदीव को। मालदीव से हमारे प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, धार्मिक, वाणिज्यिक बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मालदीव की बात की जाए तो मालदीव की कैपिटल है हमारी माले। और मालदीव के राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला लिया है? तो ये हमारा है आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैबिनेट ने भी डिसीजन लिया है कि जो भी कहना चाहिए मृत्युदंड का दोषी होगा, सॉरी, जो भी दुष्कर्म का दोषी होगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ही पहला देश है जो रेपिस्ट को मृत्युदंड की सजा देने वाला बनना है। इससे पहले भी कई राष्ट्रों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया को देखें तो नॉर्थ कोरिया में हमारा आदमी को सिर में गोली मार दी जाती है, यानी कि जो भी रेपिस्ट होता है उसको सिर में गोली मार दी जाती है और इसके द्वारा मौत की सजा दी जाती है। अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो उसमें 7 दिन के अंदर ही फांसी की सजा देने का प्रावधान है। इराक की बात करें तो बलात्कार के आरोपियों को तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। पोलैंड में भी कुछ ऐसा है। पोलैंड में जो बलात्कार के आरोपी होते हैं उनको सूअर से कटवाकर मरवाया जाता है और साथ ही उनको नपुंसक भी बना दिया जाता है। इंडोनेशिया में भी, दक्षिण पूर्व एशिया का देश, बहुत टफ सजा है और उसमें जो बलात्कार का आरोपी होता है उसको नपुंसक बनाया जाता है और साथ ही उसमें महिला के हार्मोन्स भी डाल दिए जाते हैं। और चीन तो बहुत आगे है। चीन में क्या है कि ना तो कोर्ट में कोई ट्रायल होगा ना कुछ होगा, केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आदमी को, यानी कि बलात्कार के आरोपी को दे दी जाती है फांसी। तो और भी कंट्रीज में इतने सख्त नियम है हमारे, तो लेकिन हाल ही में जो निर्णय लिया है मृत्युदंड देने का बलात्कारियों को, वो लिया है हमारा बांग्लादेश ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो इसका आंसर है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ने अपनी ग्रे लिस्ट में ही रखा, ये पहले से ही हमारा ग्रे लिस्ट में था। एफएटीएफ ने क्या किया कि एक रिपोर्ट हुई और उस रिपोर्ट को बोला जाता है फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवेल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। इस रिपोर्ट के आधार पर इसने दोबारा से निर्णय लिया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। इसमें कहा गया कि आतंकवाद से निपटने में जो पाकिस्तान की प्रभावशीलता है वो 2019 की तुलना में कोई परिवर्तित नहीं हुई है, लगभग वैसी ही रही है, ठीक है ना। इसके बाद एफएटीएफ की बात की जाए तो एफएटीएफ एक अंतर सरकारी कहना चाहिए संगठन है और इसकी स्थापना G7 देशों के सहयोग से हुई थी हमारी 1989 में, ठीक है ना। G7 देशों की बिल्कुल सहयोग पे। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर इसका हमारा पेरिस में। और इसके जो इस टाइम पे चीफ हैं उनका चीफ का नाम है मार्कस प्लेयर। क्या नाम है? मार्कस प्लेयर। दूसरा इसका काम क्या था कि शुरुआत में इसका काम था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होती है, धन की अवैध आवाजाही, तो उसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को शुरुआत में रोकना था, लेकिन 2001 में इसके कार्यों को और बढ़ा दिया गया और ये लिया गया कि ये टेरर फंडिंग, यानी कि आतंक को बढ़ावा देने के लिए जो फंडिंग होती है, पैसा दिया जाता है, उसको रोकने की दिशा में भी काम करेगी। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और हमारे यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं इमरान खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये पुस्तक लॉन्च की है हमारे जीवीएस सिंधु ने। ये जो जीवीएस सिंधु हैं ये हमारे पूर्व रॉ के अफसर रहे हैं,
रॉ समझ में आ रहा होगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारी खुफिया एजेंसी, ठीक है ना। तो इसके पहले सदस्य रहे हैं, इसमें इन्होंने काम किया है और इन्होंने इसी पुस्तक को लिखा है जिसमें इन्होंने खालिस्तान जब मांग उठी थी, सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान में काफी आतंकवाद फैला और ज्यादातर आतंकवादियों की मांग थी कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए भारत से और उसको एक नया नाम दे दिया जाए खालिस्तान, ठीक है ना। तो इन्होंने इन्हीं चीजों को समझा और इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग थे, जो सिख चरमपंथी थे, उनकी मानसिकता कैसी थी, इन सब चीजों का वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया है। तो ये आज का हमारा करंट सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के साथ कल मिलते हैं। टिल देन बाय।